नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने भाजपा को चटाई धूल, गढ़ में घुसकर किया कमाल और भाजपा को हराया। नागपुर के पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस की हुई है बड़ी जीत। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जैसा उत्साह मैंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा, यात्रा में शामिल होने के बाद बोले कमलनाथ। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अंधेरी विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी ने नामांकन लिया वापस, शिवसेना के उद्धव गुट की जीत हो गई है तय। डर बताया जा रहा है कारण कि भाजपा को हार का डर था, इसीलिए नामांकन वापस लिया है। चौथी बड़ी खबर में जिक्र हिमाचल प्रदेश के चुनाव का। हिमाचल में बड़ा मुद्दा बन रही है पुरानी पेंशन योजना। भाजपा की नींद हो चुकी है हराम और कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे से बना सकती है हिमाचल प्रदेश में सरकार। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि मनीष सिसोदिया का भी बीजेपी पर हमला, बोले ये नहीं चाहते कि गुजरात में बने अच्छे स्कूल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी भाजपा की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नागपुर के पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, बीजेपी के गढ़ में कर दिया कमाल, भाजपा को चटाई धूल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों पर हुए चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। पंचायत समिति की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस चुनाव में एक भी प्रमुख का पद नहीं जीत पाई, उसके खाते में सिर्फ उप प्रमुख के 3 पद गए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। नतीजों की बात करें तो कांग्रेस ने 13 में से 9 प्रमुख पदों पर अपनी जीत हासिल की है, वहीं 8 उप प्रमुख पर भी पार्टी का परचम लहराया है। वहीं भाजपा के खाते में सिर्फ 3 उप प्रमुख गए हैं और एक भी प्रमुख नहीं गया। बीजेपी के लिए हार सबसे ज्यादा बड़ी है क्योंकि यहां पर बड़े नेता खुद इसी क्षेत्र से आते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसी गढ़ को ध्वस्त करने का काम किया है और इसी के साथ 2024 में भी भाजपा को हराने का ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा जैसा उत्साह कभी अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा, यात्रा में शामिल होने के बाद बोले कमलनाथ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को कर्नाटक के बेल्लारी में हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के बाद कहा है कि इस यात्रा जैसा उत्साह उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। राजधानी में अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चल रहे मतदान में हिस्सा लेने के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि मैं कल कर्नाटक के बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना उत्साह और जोश कभी नहीं देखा है और इस सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता। तो दोस्तों, एक नए नेता के रूप में उभर के आए हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अगले साल कर्नाटक में चुनाव है और उससे पहले कर्नाटक में जो शक्ति प्रदर्शन राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने किया है, इससे तमाम विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है और खासकर भाजपा की नींद उड़ी हुई है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इन राज्यों के बाद जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी भाजपा का सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी ने नामांकन लिया वापस, शिवसेना के उद्धव गुट की जीत तय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के अंधेरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ी सफलता मिली है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नामांकन पीछे ले लिया है और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से नए चुनाव चिन्ह पर दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया। तो दोस्तों, क्या हार के डर से भाजपा ने यह काम किया है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में बड़ा मुद्दा बन रही है पुरानी पेंशन योजना, बीजेपी को घेरने में सफल हो गई है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस की ओर से सरकार बनने के महज 10 दिन में इसे लागू करने का भरोसा दिलाया गया है, तो वहीं भाजपा असमंजस में है कि इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया दें। सबसे ज्यादा संकट बीजेपी सरकार के सीएम जयराम ठाकुर के पास में है। वो ना तो पुरानी पेंशन योजना की खिलाफत कर पा रहे हैं और ना ही इसे लागू करने की पैरोकारी कर पा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, बोले ये नहीं चाहते कि गुजरात में बने अच्छे स्कूल। जी हां दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे गिरफ्तार करके बीजेपी गुजरात में आने वाली हार से बच नहीं पाएगी, भाजपा की हार निश्चित है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अहमदाबाद के इस गांव में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार, लोग नाराज। जी हां दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और अहमदाबाद के नाना चिलोड़ा के निवासियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और सरकार के प्रति अपने गुस्सा व्यक्त किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अशोक गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा चुनावी बॉन्ड आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला। जी हां दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यहां पर बड़ा हमला किया गया है भाजपा
भाजपा पर। केंद्र सरकार द्वारा चुनावी योजना को पूरी तरह पारदर्शी बताए जाने के कुछ ही दिन बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक बार फिर चुनावी बॉन्ड को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला बताया। गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि देखिए, चुनावी बॉन्ड जो है वो आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है। भारत सरकार, राज्य सरकार ने चुनावी बॉन्ड के जरिए इस प्रकार का तरीका निकाला है जिससे कि किसी पर भी आरोप नहीं आए और वो आराम से पैसा इधर से उधर कर सके। और इन बॉन्डों से जो भी पैसा आ रहा है उसका 95% पैसा उद्योगपतियों को डरा धमका के लिया जा रहा है और चुपचाप उद्योगपति जो डरे हुए हैं वो इसको दे भी रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी कर रही है अन्याय, अशोक गहलोत का वसुंधरा राजे पर निशाना। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर निशाना साधा और सीएम गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी बोलती हैं और बीजेपी उनके साथ अन्याय कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी के चलते राजस्थान की जनता पिस रही है और इसी का पलटवार करते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि वसुंधरा राजे के साथ भाजपा अन्याय कर रही है और वसुंधरा राजे कुछ भी बोल रही हैं ताकि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलकर चर्चा में बनी रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर में हजारों किसानों के साथ राकेश टिकैत ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, बोले अब होगा बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव से हजारों की संख्या में किसानों ने एक मार्च निकाला और किसानों का ये मार्च शामली शुगर मिल पर जाकर रुकेगा, जिसके बाद यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस मार्च के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर भी चलाते हुए दिखे और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से गन्ने का भुगतान नहीं मिल पाने का मुद्दा उठाया। राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का ये मार्च गन्ना भुगतान का बकाया और बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में निकाला गया। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर इस मार्च में शामिल हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हो चुका है संपन्न, 9500 लोगों ने डाला है वोट, 19 को आएंगे इसके नतीजे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान संपन्न हो गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय के साथ साथ 65 जगहों पर मतदान केंद्र बनाया गया था जहां डेलीगेट्स ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने प्रेस वार्ता कर मतदान की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुए वोटिंग में कुल 9500 प्रतिनिधियों ने मतदान किया और कुल मिलाकर 96% मतदान राज्य में हुआ है। इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। 3 मतपेटियां प्राप्त हुई हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि 87 लोगों ने एआईसीसी हेडक्वार्टर में मतदान किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली की तारीफ कर केंद्र पर साधा निशाना, बोली राजनीतिक तौर पर ऐसे फैसले ना हो। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सौरभ गांगुली को क्यों हटाया गया जबकि अमित शाह के बेटे बीसीसीआई में बने हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे इरादा क्या है। उन्होंने कहा कि दादा को बीसीसीआई से हटाने की भरपाई उन्हें आईसीसी में भेजकर ही की जा सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीबीआई कोर्ट में पेश होने के लिए तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली रवाना, कहा हमें अदालत पर पूरा विश्वास। कोर्ट में पेशी को लेकर डिप्टी सीएम पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सीबीआई कोर्ट में पेशी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि विश्वास मत के दिन जब हर जगह रेड पर रहे थे उसी दिन हमने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक ये लोग रहेंगे तब तक इसी तरह का काम चलता रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब प्याज रुलाएगा महंगाई के आंसू, दिवाली तक 50 रुपए पहुंच सकता है 1 किलो का भाव। जी हाँ दोस्तों, त्योहारी महीने में दूध के बाद अब प्याज की बढ़ती हुई कीमतें महंगाई के आंसू रुलाने को तैयार है। दरअसल प्याज की कीमतें कई महीने स्थिर रहने के बाद अब बढ़ने लगी है। अक्टूबर की शुरुआत में प्याज का खुदरा भाव 25 रुपये प्रति किलोग्राम था और अब इसका भाव बढ़कर कई जगह 40 रुपये प्रति किलो हो गया है। बता दें कि पिछले हफ्ते देश के 2 सबसे बड़े मिल्क ब्रांड अमूल और मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की थी और प्याज के भाव में बढ़ोतरी का कारण कम सप्लाई को माना जा रहा है। प्याज का थोक मूल्य एक पखवाड़े पहले की तुलना में अब लगभग 40% अधिक है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सभी के सामने आएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टिकट होने के बावजूद एयरलाइंस नहीं दे रही हैं सीट, यात्रियों को करना पड़ रहा है अलग से भुगतान। जी हाँ दोस्तों, हवाई कंपनियों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार टिकट होने के बावजूद विमान कंपनियां अधिकतर यात्रियों से सीट के पैसे अलग से ले रही है। सर्वे में ये बात सामने आई है कि मुफ्त सीट का विकल्प उपलब्ध
उपलब्ध नहीं होने के कारण पिछले 12 महीने में लगभग 1/3 हवाई यात्रियों को उड़ानों में सीटों के लिए अतिरिक्त पैसा देना पड़ा है। तो दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन का सबसे भयंकर रूप एयरलाइंस में दिख रहा है। जिस प्रकार से मोदी सरकार सारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में डाल रही है, उससे इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं कि अब इन प्राइवेट कंपनियों की जो हवाई कंपनियां हैं, इनकी मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तो ऐसे ही टिकट का किराया जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी एक नेता ने ऑब्जेक्शन किया था कि बिहार से दिल्ली जाने का किराया, दिल्ली से बिहार आने के किराया छठ में 24,000 रुपये है और दिल्ली से दुबई जाने का किराया मात्र 12,000 रुपये है। तो दोस्तों, दुबई जाना सस्ता है, लेकिन बिहार के दरभंगा जाना मुसीबत में है, क्योंकि 24,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों ने ज़बरदस्त तरीके से अपनी मनमानी कर रखी है और लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटे बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और बीजेपी को राहुल गांधी ने जमकर धोया और कहा कि कब तक जनता को गुमराह करेंगे ये लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की गंभीर स्थिति को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि भूख और कुपोषण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है और अब प्रधानमंत्री और उनके मित्र कहेंगे कि भारत में भूखमरी नहीं बढ़ रही है, बल्कि दूसरे देशों में लोगों को भूख ही नहीं लग रही है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने लिखा कि आरएसएस बीजेपी कब तक असलियत से जनता को गुमराह करते रहेंगे, भारत को कमजोर करते रहेंगे। राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम और अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दोस्तों, आपको बता दें कि 121 देशों की इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 107वां है। वहीं श्रीलंका 64 स्थान पर है, पाकिस्तान 99वें स्थान पर है, बांग्लादेश 84वें स्थान पर है, नेपाल 81वें स्थान पर है, जो कि भारत से काफ़ी बेहतर स्थान पर है। और अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या कम है और भारत में जनसंख्या ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था भी $2.5 ट्रिलियन की है, जो कि इन देशों की नहीं है और इसीलिए इसमें सरकार की जवाबदेही बनती है कि आखिरकार भूखमरी में और कुपोषण में भारत की इतनी स्थिति भयावह क्यों है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल हुए और कर्नाटक के बेल्लारी जिले में मोका में उन्होंने पदयात्रा की और भारत जोड़ो यात्रा के शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और भारत यात्रियों से मुलाकात की। वहीं मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक पीसी शर्मा भी यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में यात्रा की तैयारियों से जुड़ी जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यात्रा में शामिल होने के बाद ट्वीट किया कि भारत यात्रियों का उत्साह और बड़ी संख्या में उपस्थिति जनता का यात्रा के प्रति स्नेह देखकर अभिभूत हूं। उन्होंने यात्रा शिविर में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी शिव कुमार और इसी के साथ अन्य लोगों से मुलाकात की। दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी की धूम देखी जा रही है और लाखों की संख्या में लोग उनके समर्थन में सड़क पर उतर चुके हैं और समाज के हर वर्ग, हर तबके के लोग आके राहुल गांधी को अपनी महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक नफरत और इन सारी मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी से वो अपने दुख साझा कर रहे हैं और राहुल गांधी के रूप में एक नया नेता देख रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम केजरीवाल का ऐलान, सभी आंदोलनकारियों पर फर्जी केस 15 दिन में लिए जाएंगे वापस। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां वादों की बरसात करने में जुट गई है और गुजरात का चुनाव त्रिकोणीय बन चुका है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा और साइलेंट प्रचार की रणनीति से भाजपा की नींद उड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटियों के बदौलत गुजरात के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है और अब उन्होंने कहा है कि पिछले 27 साल में पाटीदार आंदोलन, किसान आंदोलन, मालधारी आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन समेत गुजरात में जितने आंदोलन हुए हैं, उनमें जो फर्जी मुकदमे कर आंदोलनकारियों को दबाने की कोशिश की गई है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, 15 दिन के भीतर अगर सरकार बनी तो ये सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी गुजरात में सरकार, कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर हिमाचल से। राहुल गांधी का हिमाचल आना मुश्किल, लेकिन प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है मोर्चा। चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी में होंगी इनकी ताबड़तोड़ रैलियां। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं और उसकी लोकप्रियता भी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है और इसी बीच 15 दिन में एक दिन का ब्रेक लेते हैं राहुल गांधी। अगर संभव हुआ तो उसी एक दिन में वो हिमाचल का दौरा कर प्रचार करेंगे और अगर ये नहीं हो सका तो प्रियंका गांधी मैदान में मौजूद हैं और महंगाई, बेरोजगारी के
मुद्दे पर भाजपा को घेर रही हैं और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की ये परंपरा रही है कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी वहां मेहनत भी कर रही हैं, चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी में उनकी आगे रैलियां होने वाली हैं, आचार संहिता लग चुका है और उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में जान फूंक रखी है, उससे लगता भी यही है कि सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और दोस्तों आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कुछ इसी प्रकार की भविष्यवाणी कर दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी ने भारत को दिया धोखा, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कारण बताकर किया ऐसा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एससीओ की मीटिंग में पीएम मोदी गए हैं और इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि एससीओ की मीटिंग में चाइना और रूस के साथ मंच साझा करके पीएम मोदी ने भारत के राष्ट्रीय हितों को अनदेखा किया है और उसके साथ धोखा किया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत का हित नहीं है क्योंकि चीन लगातार लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है और उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना राज्य बता रखा है और वहाँ पर चीनी नाम अरुणाचल प्रदेश को दे रखा है और एक मैप भी साझा कर रखा है और इसी मैप को रूस भी मानता है और इसीलिए ऐसे दो देशों के साथ मंच साझा करके एससीओ की मीटिंग में जाके प्रधानमंत्री मोदी ने देश को धोखा दिया है और देश हित को नज़रअंदाज किया है। ऐसा दावा अपने ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा के लिए किया है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का भावुक कर देने वाला ट्वीट, 2 तस्वीर भी कर दी शेयर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के बाद बेटे अखिलेश यादव ने दूसरी बार ट्वीट किया है। सपा प्रमुख ने बेहद ही भावुक करने वाला ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट में 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने शनिवार देर रात मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के बाद दूसरा ट्वीट किया और उन्होंने अपने इस ट्वीट में 2 तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की चिता की राख इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रही है और इस तस्वीर में उनके साथ चाचा शिवपाल सिंह यादव और परिवार के कई लोग भी दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट में इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए सफाई लिखा है। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर से जनता और यहाँ पर कहिए कि समाजवादी लोग जो उत्तर प्रदेश में नेताजी के हमेशा समर्थक रहे हैं वो भावुक हो रहे हैं और वो अभी तक इस बात को मान नहीं पा रहे हैं कि नेताजी अब उनके बीच में नहीं हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी का नया लुक हो गया ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से जारी इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुरुआत से जुड़े हैं और यात्रा के आगाज से ही राहुल गांधी सुर्खियों में रहे हैं। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान बिल्कुल देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं और इसकी जमकर चर्चा हो रही है। और दोस्तों राहुल गांधी एक नए लुक में आ चुके हैं जो अब ट्रेंड भी हो रहा है और क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर तबके, हर व्यक्ति आकर के उनसे गले लग रहा है और अपने विचारों को उनसे साझा कर रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई के सम्मन पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, कहा सत्यमेव जयते। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली शराब नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने एक बार फिर तलब किया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को सोमवार को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है और इस बार मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें रेड में कुछ नहीं मिला, अब मुझे तलब किया गया है, मैं पूरा सहयोग करूंगा। सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरे बैंक लॉकर तलाशा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गाँव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊँगा और पूरा सहयोग करूँगा, सत्यमेव जयते। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि घबराई हुई है, डरी हुई है भाजपा और इसी के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और मनीष सिसोदिया को जबरन परेशान सीबीआई के इस्तेमाल से कर रही है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कर दी है बड़ी भविष्यवाणी। कहा कि भाजपा और कुछ ओपिनियन पोल वाले चाहे जितनी दावे कर लें, जमीनी हकीकत कुछ और है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं किंग मेकर और समर्थन से बना सकते हैं कांग्रेस की सरकार और वहीं हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बना रही है अपनी सरकार। ये बड़ी भविष्यवाणी कर दी है शत्रुघ्न सिन्हा ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया के कुछ ओपिनियन पोल लगातार स्थिति को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनी हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और जिस प्रकार से एक डर का संकेत भाजपा के अंदर दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है और जब गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे तो भाजपा की नींद उड़ी हुई होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश की जनता को जवाब दे
थे प्रधानमंत्री। 10 साल पुराने वीडियो शेयर कर पीएम मोदी पर जेडीयू अध्यक्ष ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने एक बार फिर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा और इस बार उन्होंने डॉलर के मुकाबले कमजोर होती भारत की मुद्रा के जरिए पीएम मोदी को घेरा। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के करीब 10 साल पुराने वीडियो शेयर कर उनसे सवाल पूछा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के मंत्री आलोक मेहता का बड़ा बयान। बोले पुलवामा अटैक हुआ नहीं, कराया गया था। कहा बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए करवाया हमला, अब उनके पास कोई उपाय नहीं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में टूट के बाद बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में ललन सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बहुरूपिया और नकली अति पिछड़ा होने का बयान का मामला शांत नहीं हुआ था कि बिहार के मंत्री आलोक मेहता ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलवामा अटैक कराया गया था और ये बीजेपी ने किया था ताकि वो चुनाव जीत सके, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले भाजपा की स्थिति बेहद खराब थी और तब उन्होंने ये अटैक करा दिया ताकि इतना बड़ा हमला कराकर जिसमें सैनिकों की मृत्यु हो गई, उसके बाद भाजपा चुनाव जीत सके, ऐसा प्रयास भाजपा ने किया है और यह आरोप लगा है बिहार के मंत्री आलोक मेहता ने। दोस्तों रुक करते हैं। भीड़ और नफरत की राजनीति के खिलाफ हर लोग का साथ आना भाजपा को परेशान कर रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा जो पीएम मोदी की गुजरात में रैली हुई थी उसमें पीएम मोदी ने कांग्रेस के सीक्रेट प्रचार का भी जिक्र किया था और अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी कि भाजपा के सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के सीक्रेट प्रोपोगेंडा से जो है वो सावधान रहें। और इस वक्त आपको बता दें कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा भीड़ खींच रही है और नफरत के खिलाफ समाज के हर तबके के लोग एकजुट हो रहे हैं, उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है। न केवल चुनावी राज्यों में बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी भाजपा की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने निर्धारित 3570 किलोमीटर के 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं और ये 3 राज्यों को पार कर गया है और आंध्र प्रदेश के चौथे राज्य में प्रवेश करने वाला है। यात्रा भारी भीड़ खींच रही है और यात्रा में हर वर्ग के लोग साथ आ रहे हैं और यात्रा में सांप्रदायिक राजनीति का विरोध, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोगों को एक साथ लेकर आ रहे हैं और ये मुद्दे यहाँ पर गूंज भी रहे हैं।